ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि सभी आत्माएं मृत्यु के पश्चात अंतरिक्ष के एक बहुत बड़े समुदाय में सम्मिलित हो जाती हैं और सभी एक साथ रहती हैं, परंतु ऐसा है नहीं। आत्मा लोक में प्रत्येक आत्मा का एक निर्दिष्ट स्थान होता है। हर आत्मा अपने अपने स्थान में या समुदाय या झुंड, कुछ भी कह सकते हैं आप, वहाँ पर रहती है। पहले डॉक्टर न्यूटन को भी लगा था कि भूलोक से जाने के बाद आत्माएं बेमतलब आवारा सी इधर उधर घूमती रहती होंगी, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित हुई। वहाँ भी पूरा एक जीवन है, वहाँ के अपने कार्य, और इन सब में उनकी सहायता के लिए संगठित समूह भी होते हैं। हाँ, ये धरती लोक की तुलना में बहुत अलग है। ये भौतिक जगत है ना, तो ज्ञानार्जन के पीछे भी कहीं न कहीं हमारा उद्देश्य भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति ही है। आत्मा लोक में एक आत्मा की आत्मिक उन्नति पर जोर दिया जाता है और कहीं न कहीं पुनर्जन्म लेने का कारण भी यही है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें। अभी तक हमने जो कुछ भी जाना समझा, वो एक आत्मा की अपने घर वापसी के रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव थे। अपने झुंड तक पहुंचने में उसे किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, ये सब उसका वर्णन था। एक बार जब आत्मा अपने सामूहिक झुंड में अपने जाने पहचाने साथियों से जाकर मिल जाती है, तो उसकी इस यात्रा का ये पड़ाव यहीं पर रुक जाता है। अब किसी समूह में उसके प्रवेश का आधार कि वह किस समूह में जाएगी, इसका डिसीजन उसका ज्ञान और विकास का एक निश्चित स्तर होता है। या यूं कहें कि आत्मा लोक में एक आत्मा के समूह का निर्धारण उसके स्तर के अनुसार किया जाता है। किसी सामूहिक झुंड में शामिल आत्माओं में जहां पुरानी मित्रता होती है, वहीं उनकी चेतना का स्तर भी एक समान होता है। उनमें आपस में संवेदनशीलता भी बहुत अधिक होती है, जबकि धरती पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब एक झुंड में लगभग 15 के आसपास आत्माएं हो सकती हैं और इसके सारे सदस्य एक समान मानसिकता वाले होते हैं। इनके उद्देश्य भी लगभग समान ही होते हैं। ये समस्त शाश्वत जीवन के लिए घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के लिए कार्य करते रहते हैं। अगर ये पुनर्जन्म भी लेते हैं तो रिश्तेदारों या घनिष्ठ मित्रों के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। जब कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात अपने सामूहिक झुंड में लौटती है, तब उसे कैसा लगता है, इस बारे में एक माध्यम का अनुभव डॉक्टर न्यूटन शेयर करते हैं। इसमें जब डॉक्टर ने माध्यम से पूछा कि निर्धारित आत्मिक स्थल पर पहुंच जाने के बाद तुम क्या करते हो, इस पर माध्यम का जवाब था कि मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता हूँ, जहाँ पर हम सभी पढ़ाई करते हैं। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने उससे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से लेकर अभी तक का मुझे अपने स्कूल का सारा हाल बताओ, ताकि मैं जान सकूँ कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर से बोलना शुरू करो। अब क्या देख रहे हो? माध्यम: मैं यूनान के एक आदर्श वर्गाकार मंदिर को देख रहा हूँ, जिसके विशाल स्तंभ तरासे हुए हैं। बेहद खूबसूरत है ये। मैं इससे भली प्रकार परिचित हूँ, क्योंकि प्रत्येक जीवन के बाद मैं यहीं तो लौटता हूँ। डॉक्टर: मगर इस आत्मा लोक में यूनान के उत्कृष्ट मंदिर क्यों हैं? माध्यम: मुझे नहीं पता इस रूप में यह मुझे दिखाई क्यों देता है, केवल इससे यह सहज स्वाभाविक लगता है यूनान में मेरे विभिन्न जीवनों में। अब इस माध्यम ने यूनान में अपने कई जीवन गुजारे हैं, जिस कारण से इस जगह को वह भली प्रकार जानता है। यहाँ पर इस रूप को देखकर वह सहज अनुभव कर रहा है। अब ये तो हम जान ही चुके हैं कि आत्मा लोक एक मानसिक जगत है। मन की खूबसूरत छवियाँ अपने आप उभर आती हैं।
बस इससे ज़्यादा इस प्रकार का दृश्य दिखाई देने का कोई और कारण नहीं है। आगे डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि क्या तुमसे कोई मिलने आ रहा है, इस पर उसका जवाब था, हाँ, मेरी अध्यापिका कार्ला। उसका रूप रंग तुम्हें कैसा लगता है? माध्यम, मैं उसको मंदिर के प्रवेश द्वार से निकलते अपनी ओर आते हुए देख रहा हूँ। वे किसी देवी जैसी लग रही हैं, लंबी। वे लंबा लहराता सा चोंगा पहने हुए हैं। उनके बालों में एक सोने का बना पिन लगा है। वे मेरे समीप आ जाती हैं। हम सभी का पहनावा एक सा लगता है। हम रोशनी से झिलमिलाते रहते हैं, मगर साथ ही हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। कार्ला जानती है कि वे जैसी दिखाई पड़ती हैं, उसे मैं पसंद करता हूँ। अब कार्ला मुझे मंदिर स्थित स्कूल में ले आई हैं और मैं एक विशाल लाइब्रेरी देख रहा हूँ। व्यक्तियों का एक समूह टेबलों पर हल्की आवाज़ से बातचीत कर रहा है। यहाँ कितनी सौम्यता है, गर्मजोशी व सुरक्षा की अनुभूति है। यह मुझे चिर परिचित लग रहा है। कार्ला मुझे पास की एक टेबल पर ले जा रही है तथा मेरे सहपाठी मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। यह वापसी अच्छी है। हम सभी एक समूह में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, इन लोगों से फिर मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस लाइब्रेरी में मेरे साथ लगभग 20 स्त्री पुरुष हैं और हम सभी आपस में एक घनिष्ठ मित्र हैं। मैं तो इन्हें सदियों से जानता हूँ, मगर हम में से 5 दोस्त मुझे सबसे प्यारे हैं। डॉक्टर ने जब इनसे पूछा कि क्या तुम में से हर किसी का पढ़ाई का स्तर एक समान है, तो इनका जवाब था लगभग हाँ, वैसे कुछ दूसरों से ज़रा आगे हैं। मैं बीच के आसपास आता हूँ, लेकिन हम पांचों एक जैसे हैं। हम एक साथ खूब मेहनत करते हैं। हमने एक दूसरे के प्यार से उपनाम भी रखे हैं। अपने सत्य को प्रकट करने के लिए हम सभी एक दूसरे को भौतिक वस्तुओं का प्रतिनिधि मानते हैं। मेरा नाम थिसल है। डॉक्टर, यह कौन सी व्यक्तिगत विशेषता का सूचक है? माध्यम, मैं अपने प्रत्येक जीवन चक्र में एक नई परिस्थितियों के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के लिए जाना जाता हूँ, इसीलिए सब मुझे थिसल कहते हैं। और कौन सी आत्मा तुम्हारी अत्यंत घनिष्ठ है, उसका क्या नाम है? माध्यम, छिड़काव, स्प्रे। वह अपने जीवन चक्रों में सपाट सा हो जाता है। वह अपनी ऊर्जा को इतनी तीव्रता से वितरित करता है कि वह हर दिशा में छितरा जाता है, ठीक पानी की तरह, जिसे भूलोक पर हम बहुत चाहते थे। अब मैं अपनी टेबल पर जाता हूँ और हम सभी पुस्तकों को देखते हैं। जीवन संबंधी पुस्तकें। वे चित्रमय पुस्तकें हैं, मोटे सफ़ेद किनारों वाली, 2-3 इंच मोटी, काफ़ी बड़ी हैं। लेकिन इसमें कोई लिखाई तो है ही नहीं। हर चीज़ को हम जीवंत चित्रों से देख रहे हैं। डॉक्टर, इसका मतलब है फ़ोटो में चलती फिरती तस्वीरें हैं? माध्यम, जी हाँ, ये बहुआयामी हैं, चलती फिरती हैं। ये क्रिस्टल के मध्य से घूमती हैं, परावर्तित रोशनी के साथ बदलती रहती हैं। ये सपाट नहीं है, प्रकाश की चलती फिरती तरंगों में गहराई भी है। ये सजीव हैं। इस पर डॉक्टर का सवाल था, तुम लोग इसे इस्तेमाल कैसे करते हो? माध्यम, शुरू में जब हम किताब को खोलते हैं तो वह धुंधली नज़र आती है, मगर जब हम उसे देखना चाहते हैं, उसका विचार करते हैं, तब क्रिस्टल रोशन हो जाता है, सुनियोजित तरीके से। तब हम लघु रूप में अपने विगत जीवन व विकल्पों को देख सकते हैं। ये जीवन संबंधी पुस्तकें समय को संक्षिप्त कर देती हैं। डॉक्टर ने उससे पूछा, अभी मैं तुम्हारी विगत जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ,
बस किताब को देखकर इतना बताओ कि सबसे पहली चीज़ तुम क्या देख रहे हो। माध्यम, बस यही कि मेरी पिछली ज़िंदगी में आत्म संयम की कमी थी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे मन में यही बात घूम रही है। मैं खुद को जवानी में मरता हुआ देख रहा हूँ। एक प्रेमी के झगड़े में अत्यंत फिजूल मौत थी वह। मगर क्या इस पुस्तक में भावी जीवन नहीं देखा जा सकता? हम भावी संभावनाओं को तो देख सकते हैं, मगर केवल छोटे अंशों में, सबक के रूप में। इन किताबों का मकसद हमारे पिछले कर्मों पर प्रकाश डालना है। हम सभी ने इस जीवन में जो गलतियां की हैं, उस पर विचार करने में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे शिक्षक तो बदलते रहते हैं, इसलिए हम आपस में ही मिलकर खूब पढ़ाई करते हैं और अपने फैसलों के महत्व पर विचार करते हैं। डॉक्टर, इस भवन में क्या दूसरे कमरे भी हैं जहां अन्य व्यक्ति पढ़ सकते हैं? माध्यम, नहीं, यह तो केवल हमारे समूह के लिए हैं। वैसे यहाँ बहुत से भवन हैं जहाँ विभिन्न समूह हमारे समीप पढ़ाई कर सकते हैं। इन बिल्डिंगों में जिन व्यक्तियों के समूह पढ़ते हैं, क्या वे तुम्हारे समूह की तुलना में कम या ज़्यादा विकसित हैं? माध्यम, दोनों प्रकार के हैं। डॉक्टर, क्या ये आत्माएं जिन बिल्डिंगों में पढ़ती हैं, क्या तुम्हें वहाँ जाने आने की छूट है? माध्यम, बस एक बिल्डिंग में, जहाँ मैं नियमित जाता रहता हूँ। वह कौन सी है? माध्यम, जो नई आने वाली आत्माओं का स्थान है। जब उनका शिक्षक नहीं आता है, तब हम वहाँ जाकर उनकी सहायता करते हैं। किसी की मदद करना कितना सुख देता है। सहायता करते हो? मगर कैसे? माध्यम, उनको होमवर्क कराने में। मगर क्या यह उनके शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? माध्यम, देखिए, ये जो शिक्षक हैं, विकास के मामले में बहुत आगे हैं और वह समूह हमारी सहायता की प्रशंसा करता है, क्योंकि हमारी बातों को समझने में उन्हें काफ़ी आसानी होती है। वाह, इसका मतलब है इस समूह के लिए तुम छोटे शिक्षक की तरह कार्य कर रहे हो। सही, मगर यह काम हम कहीं और नहीं करते हैं। डॉक्टर, क्या कभी कभार ज़्यादा विकसित समूह तुम्हारी लाइब्रेरी में आकर तुम्हारी सहायता नहीं करते? माध्यम, नई आत्माओं की तुलना में हम ज़्यादा विकसित होते हैं, इस कारण वे ऐसा नहीं करते। और दूसरा यह कि हम उनका अतिक्रमण नहीं करते। अगर मुझे किसी से संपर्क करना है तो मैं अध्ययन केंद्र के बाहर कर सकती हूँ। मैं अपने मंदिर की सीमाओं में रहना पसंद करता हूँ। वैसे मैं जिससे चाहूँ उससे मिल सकता हूँ। मैं स्वयं को सीमाबद्ध महसूस नहीं करता। हमारे आसपास घूमने फिरने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है, किंतु मैं किसी और के प्रति आकर्षित नहीं होती। अब एक औसत आत्मा अपने रहन सहन व काम काज को लेकर निजी स्थान के बारे में बात तो कर सकती है, किंतु कोई भी आत्मा लोग को कैद खाने के रूप में नहीं देखती। एक बार जब उसकी चेतना जागृत हो जाती है, तो वो ज़्यादातर व्यक्ति मुझे गतिविधि की स्वतंत्रता और उस खुले स्थान के बारे में बताते हैं जहाँ अध्ययन के विभिन्न स्तरों वाली आत्माएं मनोरंजक वातावरण में एकत्रित होती हैं। अब इस मनोरंजक स्थान के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे।